कोसी नदी को बिहार में प्यार से नहीं बुलाया जाता, उसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है। बदलते वक्त जो भी रास्ते में आता है, खेत, घर, मंदिर, इंसान, सब अपने साथ ले जाती है। और इस कहानी में कोसी ने एक लड़की को अपने साथ बहा लिया था, या शायद नहीं बहाया था, पता नहीं। रात के 2 बजे है। एक मिट्टी के घर के अंदर एक आदमी खटिए पे सोया हुआ है। बाहर हवा नहीं चल रही, फिर भी दरवाजे की संकत खड़क रही है, खट 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 खट। और एक औरत की आवाज बाहर से आती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मीठी। रंजू, दरवाजा खोलो, हम आ गए। आदमी उठता है, मुस्कुराता है, क्योंकि वो इस आवाज का 6 साल से इंतजार कर रहा था। और उसने ये बात भुला दी थी कि जिस लड़की की ये आवाज है, उसका शव 6 साल पहले कोसी नदी के बांध के नीचे पाया गया था। दोस्तों, आज की कहानी डर की कम है और प्यार की ज्यादा है, और शायद इसीलिए ये ज्यादा डरावनी है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। नॉर्थ बिहार, सहरसा से लगभग 40 किलोमीटर के अंदर कोसी के बांध, मतलब डैम होता है, बांध का मतलब डैम होता है, उसके किनारे पर एक गांव आता है जिसका नाम है बंस गोपालपुर। गांव की शक्ल ऐसी है, मकई के खेत, बीच में एक बड़ा पीपल के नीचे चौपाल जहां मर्द लोग ताश खेलते हैं। एक तालाब है जिसका पानी कभी साफ नहीं होता। वहीं पर एक भट्टा है जिसकी चिमनी से दिन भर काला धुआं आता रहता है। और गांव के आखिरी कोने पे एक दोहरी मंजिल वाला पुराना मकान है, पक्का मकान है, जिसे झा जी का घर कहते हैं। उस घर की एक खासियत है, उसकी दहलीज बाकी घर से ऊंची है, बहुत ऊंची है, और उस पे हल्दी और सिंदूर के निशान आज भी लगे हुए हैं, 6 साल पुराने, जो कि आज तक किसी ने मिटाए नहीं। और उस घर का मुख्य दरवाजा पिछले 6 साल से रात को कभी भी नहीं खोला जाता, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। इस घर के जो मालिक है उनका नाम है रामाश्रय झा, जो कि तकरीबन 62 साल के, 62 ईयर्स के हैं। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है रंजन झा, जिसे प्यार से लोग रंजू बुलाते हैं। रंजू के मुताबिक वो अब बिहार में नहीं रहता, वो पिछले 6 सालों से दिल्ली में रहने गया, जहां वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। इसके पास एक पुरानी डायरी है जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता। रंजू के अंदर गुस्सा नाम की चीज ही नहीं थी, हालांकि उसकी 6 साल पहले शादी हुई थी। उस लड़की का नाम था मीरा। गांव के दूसरे तोले की लड़की, मिथिला पेंटिंग बनाया करती थी और रंजू के लिए हर महीने एक चिट्ठी लिखा करती थी। 6 साल पहले कोसी के बाढ़ में इसको आखिरी बार बांध पे देखा गया था। उसके शव को देखा गया था। झा के मकान में एक औरत रहती है, फूला काकी। झा के घर में 40 साल से काम कर रही है। इसकी आंखें कमजोर है, लेकिन दिमाग सबसे तेज था। वो घर के आंगन में हर रात एक दिया जलाती है, दहलीज के बाहर के तरफ मुंह करके। क्यों, ये आगे बताऊंगा। कहानी शुरू होती है एक शाम से, जब रंजू एक खटारा बस से उतरता है। बांध के साथ चलने वाली सड़क से आ रहा होता है, मतलब वो जो रिवर था, रिवर के बाजू में ही एक सड़क लगी हुई है, वहीं पे वो बस आके उतरती है और वो नीचे उतरता है। उसके कंधे पे एक झोला था, हाथ में एक बटुआ था। शाम के 6 बजे है, आसमान एकदम नारंगी हो चुका है और मकई के खेत हवा में हिल रहे थे। वो बांध पे चढ़ता है और नीचे देखता है। कोसी बिल्कुल शांत है, वो नदी एकदम शांत, भूरे पानी की एक चौड़ी लकीर। और तभी उसे बांध के दूसरे किनारे पर कोई खड़ी दिखती है। एक औरत, लाल साड़ी, सर तक घूंघट, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्थिर, पानी की तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो रंजू की सांस एकदम रुक जाती है। वो धीरे से आगे बढ़ता है और पूछता है, मीरा? उस औरत का सर बिल्कुल धीरे से घूमना शुरू होता है, घूंघट हिलता है
और उसी सेकंड पीछे से एक ट्रक हॉर्न बजाता हुआ निकल जाता है। रंजू उछल के पीछे हटता है, ट्रक की हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ती है और जब वो वापस मुड़ता है, बांध के दूसरे किनारे पर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक लाल चुनरी कांटे वाली झाड़ी पर फंसी हुई हवा में फड़फड़ा रही है। रंजू उस चुन्नी को उठा के अपने झोले में रख लेता है और मुस्कुराता है। गाइस, ये पहला क्लू है। एक नॉर्मल इंसान डरता है, लेकिन वही रंजू खुश था। कैसे? घर पे रंजू का स्वागत बड़े अजीब तरीके से होता है। बाबूजी उसे देखते हैं और उनकी आंखें भर आती है, लेकिन गले नहीं लगाते। बस इतना कहते हैं, आ गए, हाथ पैर धो लो। फूला काकी थाली लगाती है, 2 थाली। रंजू पूछता है, काकी दूसरी थाली किसके लिए? काकी बिना उसकी तरफ देखे कहती है, घर में और भी लोग हैं बउआ, घर में सिर्फ 3 लोग हैं। रात को रंजू अपने पुराने कमरे में जाता है। कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा 6 साल पहले था। दीवार पे मिथिला पेंटिंग वहाँ पे टंगी हुई थी। पेंटिंग में एक डोली है और डोली के अंदर दुल्हन का चेहरा खाली छोड़ा गया है। अधूरी पेंटिंग है। रंजू उसके सामने बहुत देर खड़ा रहता है और रात के 11 बज रहे होते हैं। देखता है कि आंगन में फूला काकी दिया जला रही है, दहलीज के बाहर की तरफ मुंह करके। रंजू पूछता है, काकी दिया अंदर क्यों नहीं है? काकी कहती है, अंदर रखेंगे तो उनको लगेगा हम बुला रहे हैं, बाहर रखते हैं ताकि उनको रास्ता दिखे और वो आगे निकल जाए, हमारे दरवाजे पर ना रुके, बस कुछ भी हो जाए। रंजू पूछता है, कौन काकी? काकी एकदम चुप हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, जिसका गौना नहीं हुआ उसका। गाइस, मैं आपको अभी समझाता हूं कि ये गौना क्या होता है। बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के गांव में एक पुरानी रीत है। शादी एक दिन होती है, लेकिन दुल्हन उसी दिन ससुराल नहीं जाती। कुछ महीने या कुछ साल बाद एक दूसरी रस्म होती है जिसमें दुल्हन को डोली में बिठा के ससुराल लाया जाता है। उसी रस्म को गौना कहते हैं। और गांव की मान्यता ये है, अगर किसी लड़की की शादी हो जाए लेकिन उसका गौना होने से पहले उसकी मौत हो जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि रीत के हिसाब से वो ना मायके की रही ना ससुराल की, वो बीच में ही रह जाती है। और फिर वो हर साल उसी तिथि को अपने ससुराल का दरवाजा ढूंढने निकलती है। और इस मान्यता के साथ 2 नियम आते हैं जो फूला काकी रंजू को उंगली पकड़ के समझाती है। नियम 1, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो 3 बार नाम पूछो, और अगर यहाँ पे कोई और हुआ वो तीनों बार बिल्कुल एक ही लहजे में अपनी ही आवाज में बोलेगी। नियम 2, सबसे जरूरी, डोली को दहलीज पर रोक देना। जब तक घर का कोई मर्द उसे अपनी मर्जी से अंदर नहीं बुलाता वो दहलीज पार नहीं कर सकती, लेकिन अगर एक बार बुला लिया तो वो फिर कभी नहीं जाएगी। रंजू ये सुनते सुनते मुस्कुरा रहा है। फूला काकी कहती है, हंसना मत, तुम जानते हो हम किसकी बात कर रहे हैं। उस रात रंजू को नींद नहीं आती। रात के लगभग 2 बजे मुझे एक आवाज सुनाई देती है, चूड़ियों की, खन खन खन, बिल्कुल धीरे। कमरे के अंदर से। वो उठा हुआ नहीं है, बस आंखें खुली है। वो मच्छरदानी के अंदर है और चांदनी खिड़की से कमरे में गिर रही थी। चूड़ियों की आवाज खटिया के नीचे से आ रही है। रंजू बहुत धीरे से खटिया के किनारे तक सरकता है, मच्छरदानी हटाता है, नीचे झांकने के लिए सर लटकाता है। नीचे से एक हाथ निकलता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है। लाल चूड़ियों से भरा हुआ हाथ था ये, और रंजू की चीख निकलने ही वाली होती है कि वो हाथ उसे खींच के नीचे जाने के लिए लग जाता है और कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। बाबूजी दरवाजे पर खड़े हैं। रंजू जमीन पर पड़ा है। खटिया के नीचे कुछ नहीं है। उसके कलाई पर लाल निशान है, 5 उंगलियों के निशान। बाबूजी बिना कुछ बोले उसके पास जाते हैं, उसका हाथ देखते हैं और फिर बहुत धीरे से कहते हैं, कल सुबह तुम्हें सुधीर से मिलना है, उसके बाद हम तुम्हें कुछ दिखाएंगे। बाजार में रंजू के बचपन के दोस्त की दुकान थी। उस दोस्त का नाम था सुधीर। रंजू उसकी दुकान पर पहुंचता है। सुधीर उसे देख के खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर खुशी नहीं, डर था। वो कहता है, रंजू तू बाहर कब आया? मतलब रंजू हंसता है, बाहर मतलब दिल्ली से आया हूं यार।
सुधीर कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से पूछता है, दिल्ली में कहाँ रहता था? लक्ष्मी नगर। ऑफिस का नाम क्या था? रंजू रुकता है, बहुत देर तक रुकता है और फिर कहता है, यार तू भी ना यार, इतने साल बाद मिला है और इंटरव्यू ले रहा है मेरा। सुधीर उसके पास आके बैठता है, रंजू हम तेरा दोस्त है इसलिए पूछ रहे हैं, तू 6 साल कहाँ था? दिल्ली? किसके साथ था? और रंजू के मुंह से जो निकलता है वो सुधीर को अंदर तक हिला देता है। रंजू बिल्कुल सादगी से कहता है, मीरा के साथ। और किसके साथ? सुधीर की आंखें भर आती है, वो रंजू के कंधे पे हाथ रखता है और कुछ बोलने वाला होता है और फिर हाथ हटा लेता है क्योंकि वो डर गया, क्योंकि उस वक्त रंजू उसकी तरफ देख नहीं रहा था। वो दुकान के बाहर खड़ी भीड़ में किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा था और भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसको पलट कर देख रहा था। घर वापस आके बाबूजी रंजू को एक कमरे में ले जाते हैं, एक ऐसा कमरा जो हमेशा बंद रहता था। अंदर एक लोहे की पेटी है, बाबूजी उसे खोलते हैं, अंदर चिट्ठियों का एक बड़ा बंडल है। 70-80 चिट्ठियां हैं, सब पे मीरा का नाम, सब पे वही हैंडराइटिंग। बाबूजी कहते हैं ये हर महीने आती है, 6 साल से हर महीने आती है। रंजू का चेहरा खिल जाता है, देखा मैंने बोला था ना, वो मुझे लिखती है, वो मुझे। और फिर बाबूजी चिट्ठी के एक लिफाफे को पलट के दिखाते हैं, उस लिफाफे पे कोई भी स्टैंप नहीं है, कोई पोस्टल सील नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। ये चिट्ठियां कभी पोस्ट हुई ही नहीं है। और हैंडराइटिंग, रंजू उसको पहचानता है क्योंकि वो हैंडराइटिंग मीरा की नहीं है, वो रंजू की खुद की हैंडराइटिंग है। रंजू पीछे हटता है, उसकी सांस फूलने लगती है। वो भाग के आंगन में जाता है, हैंडपंप के पास वो हैंडल मारता है, मुंह पे पानी डालता है, सांस लेने की कोशिश करता है और पानी का रंग बदलने लगता है, गाढ़ा भूरा, कोसी नदी के पानी के जैसा। और उसमें से मिट्टी और सड़ी हुई घास की बास आने लगती है। वो नीचे नाली में भरे पानी में अपना चेहरा देखता है और उसके रिफ्लेक्शन के पीछे उसके कंधे के ऊपर से एक घूंघट वाला चेहरा उसे झांक कर देख रहा था। रंजू झटके से एकदम पीछे मुड़ता है, पीछे कोई भी नहीं होता। वो वापस से पानी में देखता है, वहां पे भी कोई नहीं होता। वो राहत की सांस लेता है और जो हैंडपंप था उसका हैंडल अपने आप तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है, खुद ब खुद, लोहे की आवाज के साथ। और उसमें से पानी की जगह अब कीचड़ निकलने लगता है। घर के सब लोग भाग के आते हैं। फूला काकी ये सब कुछ देखती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और अब बस इतना कहती है एकदम धीमी आवाज में, अब देर हो गई, ओझा को बुलाओ। गाइस, ये जो गांव था वहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे एक बाबा बैठा करते थे। उनका नाम था बाबा नथुनी। उस रात पीपल के नीचे बाबा नथुनी की महफिल लगी हुई थी। वहाँ आग जल रही थी, धूप लोबान का धुआं उठ रहा था और पूरा गांव दूर खड़ा देख रहा था। रंजू को बीच में बिठाया जाता है, बाबा उसके चारों तरफ सरसों छिड़कते हैं और वो रंजू की आंखों में देखते हैं और एकदम से पीछे हट जाते हैं और वो बाबूजी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, झाजी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। बाबूजी कहते, मतलब? बाबा कहते, आत्मा इसके पीछे नहीं है, आत्मा इसके अंदर रहती है और उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं रखा है, इसने खुद रखा है, इसने खुद रोक रखा है उसे जाने से। रंजू हंसने लगता है, धीरे 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 धीरे, फिर तेज, फिर बिल्कुल जोर से। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। आग की लिपटें और ज्यादा तेज हो जाती है। रंजू की हंसी बंद हो जाती है। उसकी गर्दन बिल्कुल धीरे से एक तरफ झुकती है और फिर रंजू बोलता है, लेकिन आवाज उसकी नहीं है, एक औरत की आवाज है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मीठी। बाबा, हमारा गौना कब होगा? आग एकदम से बुझ जाती है। पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है और अंधेरे में बाबा नथुनी की चीख गूंजती है। जब लालटेन जलती है तो बाबा जमीन पर पड़े हैं और उनकी आंखें खुली हैं और उनके चेहरे पर वही लाल चूड़ियों वाले 5 उंगलियों के निशान हैं जो रंजू के कलाई पे थे। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो रंजू ने खुद अपने दिमाग से मिटा दिया था।
6 साल पहले कोसी के बाढ़ में उस रात रंजू और मीरा ने गांव छोड़ के भागने का प्लान बनाया था, क्योंकि दोनों घरों में ज़मीन का पुराना झगड़ा था और शादी की कोई भी उम्मीदें नहीं थी। और एक बात और, उससे 1 हफ्ते पहले दोनों ने गांव के एक छोटे से मंदिर में चुपके से जाके शादी कर ली थी। सिंदूर भर दिया था, बस गौना बाकी था। उस रात दोनों बांध पे मिले, उस डैम पर, और उसी रात बांध टूट गया। पानी में दोनों बह गए। रंजू ने फिर भी एक पीपल की जड़ को पकड़ के रखा था और उसके दूसरे हाथ में मीरा का हाथ था। और फिर पानी के और एक लहर आती है और रंजू ने हाथ छोड़ दिया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, डर के मारे, जान बचाने के लिए कोई भी इंसान वही करता, लेकिन रंजू का दिमाग ये सच कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। इसीलिए उसने एक नई कहानी बना ली। मीरा को पानी ले गया, मैं बचा नहीं पाया, और फिर धीरे धीरे मीरा जिंदा है, वो मुझे चिट्ठी लिखती है, और फिर मैं दिल्ली में हूँ मीरा के साथ। ये सब कुछ क्योंकि रंजू दिल्ली में नहीं था। रंजू पिछले 6 साल से रांची के एक मनोचिकित्सा अस्पताल में था, एक मेंटल असाइलम में, और 1 महीने पहले ही उसे गांव वापस लाया गया था, ये उम्मीद में कि अपनी जगह अपने लोगों के बीच में रहेगा तो शायद से ठीक हो जाएगा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो अपनी प्रेम कहानी को बचाने के लिए अपना दिमाग दे चुका था। अब आती है कार्तिक की अमावस्या की रात, वही तिथि जिस रात वो जो डैम, वो जो बांध था, वो टूट गया। पूरा घर बंद है। बाऊजी, फूला काकी, सुधीर तीनों रंजू के कमरे के बाहर बैठे हैं। काकी ने दहलीज पर हल्दी की लकीर खींच दी थी। रात के 2 बजे वो जो दरवाजा था खटखटाता है और आवाज आती है, रंजू दरवाजा खोलो, हम आ गए। बाऊजी एकदम कांप के खड़े हो जाते हैं। फूला काकी चिल्लाती है, नाम पूछो, 3 बार नाम पूछो। बाऊजी दरवाजे के पास जाके पूछते हैं, कौन है? मीरा। कौन है? जवाब आता है मीरा। तीसरी बार जवाब पूछते हैं, कौन है? जवाब आता है मीरा। तीनों बार बिल्कुल एक जैसी आवाज, बिल्कुल एक जैसा लहजा, एक शब्द का भी फर्क नहीं। बाऊजी पीछे हट जाते हैं। सुधीर रंजू के कमरे की तरफ भागता है और कमरा खाली है, खिड़की खुली है। और फिर तीनों आंगन में आते हैं और देखते हैं रंजू दहलीज के अंदर खड़ा है। उसके हाथ में वही लाल चुनरी है, उसके माथे पे पसीना है, उसके चेहरे पर वो सुकून है जो पिछले 6 साल में कभी भी किसी ने नहीं देखा था। काकी हाथ जोड़ती है, कहती है, बउआ मत बुलाओ, भगवान के लिए मत बुलाओ उसको। और रंजू धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, काकी वो 6 साल से बाहर खड़ी है, थक गई होगी। और फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है और कहता है, आ जाओ मीरा, घर तुम्हारा ही है। दरवाजा अंदर की तरफ जोर से खुलता है। हवा का एक ठंडा झोंका पूरे आंगन की हर लालटेन एक साथ बुझा देता है और अंधेरे में सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, चूड़ियों की आवाजें, खन 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 खन। दहलीज पार करके आंगन में और सीधा रंजू की तरफ। अब अगली सुबह गांव वालों ने रंजू को आंगन में पाया। जिंदा था, बेहोश नहीं था, बस बैठा हुआ था दीवार से ऐसे टिके हुए, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उस दिन के बाद कभी कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। डॉक्टर निर्मल कांत रांची से आए, जिन्होंने पहले भी रंजू का इलाज किया हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, जिसमें मरीज अपने गिल्ट को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से एक पूरी वैकल्पिक यादें यानी ऑल्टरनेट मेमोरीज बना लेता है। सब कुछ सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन हो जाता है। कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ दिमाग जो अपने प्यार को जिंदा रखना चाहता था। केस बंद। लेकिन एक चीज है जो रिपोर्ट में नहीं लिखी गई। डॉक्टर कांत हर सेशन रिकॉर्ड करते थे। आखिरी सेशन में रंजू कमरे में अकेला था, उनके सामने, और पूरे 40 मिनट चुप रहा। और उस रिकॉर्डिंग में 2 सांसें हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग। और रिकॉर्डिंग के आखिरी 5 सेकंड में एक औरत की आवाज बहुत धीरे से पूछती है, डॉक्टर साहब हमारा गौना कब होगा? अब बंस गोपालपुर में जहां जी का घर खाली है, दरवाजे पर ताला है, लेकिन दहलीज पे आज भी हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है हर साल।
कार्तिक अमावस्या को, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि वो घर अब खाली नहीं है, उस घर में अब एक दुल्हन रहती है, अब उसका गौना हो चुका है। लेकिन फिर भी ना गाइज, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ साइकोलॉजिकली थी कुछ भी। ऑफ कोर्स हो सकता है कि भाई दिमाग बहुत ज़्यादा वीक हो गया रहेगा इस ट्रेजिडी के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जिस चीज़ की मान्यता रखी जाती है कि शादी के बाद गौना होना ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है। वो गौना नहीं हुआ था उस लड़की का और उससे पहले उसकी मौत हो जाती है, तो हो सकता है कि वो जहाजी के घर के बाहर हमेशा आके खड़ी होती होगी अपनी मौत के बाद, ताकि उसको अंदर आने दिया जाए। ना वो मायके की है, ना वो अपने ससुराल की है, वो आत्मा कहीं तो जाएगी। और मुझे लगता है यही है वो आत्मा। मुझे लगता है कि रंजू की मोहब्बत बहुत ज़्यादा सच्ची थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेत आत्मा दिखाया जा रहा है वो प्रेत आत्मा भी सच्ची है। इसमें मुझे कुछ भी दो राय नहीं लगती कि ये कहानी एक साइकोलॉजिकल हॉरर है, बल्कि दिस इज़ अ हॉरर स्टोरी। और आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ, इवन तो अगर ये सब चीज़ों को हम हटा भी दें, इस कहानी का विलन कौन था? मीरा, जिसने शादी के बाद भी अपना घर नहीं देखा, या रंजू का दिमाग जिसने अपने आप को माफ़ करने के बजाय एक झूठ चुन लिया और उस झूठ में 6 साल खुश रहा? सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आप रंजू की जगह होते उस रात उस पानी में, एक हाथ में पेड़ का जड़ और दूसरे हाथ में अपने प्यार का हाथ, तो आप क्या करते? सच सच बताइए कमेंट्स में। और हाँ, झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि इस कहानी की सीख यही है, झूठ बोलने वाले के दरवाजे पे एक दिन कोई ना कोई आके खड़ा हो ही जाता है। आपको ऐसी कहानियां सुननी है तो मैं आपको स्पॉटिफाई पे भी मिलूंगा बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान पारकर। अगर आपको अपनी स्क्रीन बंद करके सुनना अच्छा लगता है या फिर गाड़ी चलाते हुए सुनना अच्छा लगता है तो शुक्रिया।